So let us begin today's class with the first doubt. And the first doubt is question number F का number 6. Question number F का question number 6. And the question is x minus 1 by 3x x square का whole to the power 3n का हम लोग को टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालना है. ओके, वी हैव टू कैलकुलेट द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x. इसका एक्सपेंशन में जो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा वो हम लोग को यहाँ पे निकालना है. तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे जनरल टर्म निकालना पड़ेगा. ओके, सो लेट अस फाइंड आउट द जनरल टर्म, दैट इज t ऑफ r plus 1th term. So the formula is minus 1 to the power r. Clear? N that is 3n, cr that is r. फर्स्ट टर्म उसके पावर पे हम लोग को इन दोनों का डिफरेंस लिखना पड़ेगा और सेकंड टर्म के पावर पे r का वैल्यू लिखना पड़ेगा, दैट इज r itself. एंड यू नो दैट लिखने के बाद इसको सिंप्लीफाई भी करना है. x divided by y whole to the power n is x to the power n divided by y to the power n. All right everyone, x by y whole to the power n is x to the power n divided by y to the power n. वन के पावर पे कुछ भी वन ही होता है. वन के पावर पे कोई भी पावर हो, वन के पावर पे उसका आंसर वन ही होगा. यहाँ पे पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x to the power 2r हो जाएगा. What is x to the power m divided by x to the power n? It is x to the power m minus n. And you know that हम लोग को x के पावर मतलब हम लोग को x को एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, that is x to the power n. So we have minus 1 to the power r, 3n cr, x to the power m minus n, that is 3n minus 3r. देखो 3n minus r minus 2r कितना हो जाएगा, 3n minus 3r हो जाएगा. अब हम लोग को r का ऐसा वैल्यू चाहिए, लिसन डियर एवरीवन, हमको r का ऐसा वैल्यू चाहिए for which the power of x is equal to 0. I repeat, हम लोग को r का ऐसा वैल्यू चाहिए for which the power of x is equal to 0, because हम लोग को क्या चाहिए बताओ तो, हम लोग को टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए. टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x बोलो या टर्म फ्री ऑफ x बोलो. फ्री ऑफ x मतलब उसमें x नहीं होना चाहिए. इसका मतलब उसमें x का पावर क्या होगा कि वो x हट जाएगा, फ्री हो जाएगा, मतलब उसमें से एलिमिनेट हो जाएगा. x का पावर अगर 0 होगा तो ये हमने लास्ट डे में देखा था. सो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, let us equalize the power of x with 0, that is 3n minus 3r को अब हम लोग 0 से इक्वलाइज करेंगे to determine the value of r. So what is the value of r? The value of r is equal to what? n. मतलब जब r का वैल्यू n के बराबर होगा तभी जाके x का पावर 0 आएगा. Therefore अब r की जगह पे n लगा देना, मतलब जहां जहां r है वहां पे n लगा देना. ठीक है, तो ये हो जाएगा n plus 1, ये हो जाएगा minus 1 to the power n, ये हो जाएगा 3n cn, और यहाँ पे x के पावर पे जब r पे हम जब n लगाएंगे तो ये 3n minus 3n क्या होगा, 0. x के पावर पे क्या आएगा, 0 आ गया. x to the power 0 मतलब 1. So what is the answer? It is minus 1 to the power n 3n cn. This is the term which is independent of x. This is the answer. Now you don't have to simplify it anymore because ये variable है. और यहाँ पे हम लोग minus 1 to the power n को भी simple form में लिख नहीं सकते because minus 1 to the power n क्या होगा हम लोग को पता नहीं है. So you have to leave your answer till here only. Okay? So everyone copy it. जिसका doubt है I think clear हुआ? हाँ सर. कॉपी करो. Yes.
सर वो लास्ट हम लोग f का 4 किया था सर, उसमें Now there is one more doubt, okay, that is f का number 4, okay, जो बहुत लोग solve नहीं कर पाए, so I am repeating this solution once again, okay, so everyone have a look here. f का question number 4, so it is square root of x divided by 3 minus root 3 by 2x whole to the power 12. इसका हम लोग को टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग को इसका जनरल टर्म निकालना पड़ेगा, दैट इज p of r plus 1 which is minus 1 to the power r ncr and that is 12 cr। फर्स्ट टर्म जिसके पावर पे हम लोग को इन दोनों का डिफरेंस लिखना पड़ेगा, दैट इज 12 minus r, और सेकंड टर्म के पावर पे r का वैल्यू, सेकंड टर्म यहाँ पे ना, इसके पावर पे r का वैल्यू लिखना पड़ेगा ना। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। We can write this as root x by root 3 whole to the power 12 minus r। इसको लिख सकते हैं हम लोग root 3 to the power r divided by 2x whole to the power r। All right everyone, x by y whole to the power n is x to the power n divided by y to the power n। यहां पे हम लोग इसको root x to the power 12 minus r लिख सकते हैं divided by root 3 to the power 12 minus r। जब यहाँ पे रूट हटेगा तो इसके पावर पे हाफ लग जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी लास्ट डे सॉल्व हुआ है तो मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ, by 2 to the power r x to the power r। और जनरल टर्म में जो हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं वो हम लोग का सिंप्लीफिकेशन में सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, बोलो तो क्या, x वाले को सिंप्लीफाई करना। समझ में आया? तो मतलब बहुत सारा जगह x नहीं दिखना चाहिए, वो सारा x सिंप्लीफाई होकर के एक ही x आना चाहिए। we can write root x as x to the power half। इसको हम लोग ये जैसे वैसे कर देंगे हम लोग। मैं बोला ना जो कांस्टेंट वाला टर्म है इसको सिंप्लीफाई करने का जरूरत ही नहीं है, लीव एज इट इज, ये जैसा है वैसे कर लो। इट इज नॉट रिक्वायर्ड, इफ यू सिंप्लीफाई दैट इज ओके, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड, आई एम सेइंग। ओके, पावर gets multiplied, so I'm keeping all जो तुम्हारा कांस्टेंट वाला पार्ट है, देखो जो तुम्हारा x नहीं है जिसमें, जैसे कि ये और ये इन सबको मैंने अलग कर दिया और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे जो x वाला पार्ट है। नाउ यू नो दैट पावर गेट्स मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हम इस पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे x to the power m whole to the power n is x to the power m into n, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो वैसे यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। All right, what is x to the power n divided by x to the power n? It is x to the power m minus n। तो पावर को अगर हम m माइनस n करेंगे तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके एक बार में लिख देता हूं, 12 माइनस r बाई 2 माइनस r, बताओ तो सिंप्लीफाई करके क्या हो जाएगा, एलसीएम लेके ये हो जाएगा x टू द पावर 12 माइनस 3r डिवाइडेड बाय 2। टेक एलसीएम एंड सिंप्लीफाई, यू गेट दिस आंसर। ऑलराइट एवरीवन, टेक एलसीएम and simplify, you will get this result। Now according to the problem हम लोग को x का पावर 0 चाहिए, तो फिर r का वैल्यू क्या होगा, क्लियरली दिख रहा है 4 होने से हो जाएगा, 3 4 जा 12, 12 माइनस 12 is 0। बट इसको हम लोग पूरा प्रोसेस को यहाँ दिखा देते हैं, शो करते हैं यहाँ पे। So what is the value of r? It is 4। Now in the general term
पुट द वैल्यू ऑफ r इक्वल्स टू 4, तो ये हो जाएगा 4 + 1 5 minus 1 to the power 4, 12c4 √3 to the power 4 divided by √3 to the power 12 minus 4 which is 8, 2 to the power 4 और यहाँ पे x के पावर पे क्या आ जाएगा 0। बस ये तुम्हारा ये तो आंसर है, इसको बस सिंपलीफाई करना है, आंसर तो यही है, इसको बस सिंपलीफाई करना है और कुछ नहीं। -1 to the power 4 is 1, ठीक है, बस सिंपलीफाई कर दो इसको। ओके, इन कॉपी डाउन, जिसका ये लास्ट डे डाउट था और मतलब कंप्लीट नहीं हुआ था सब, मैंने ये कंप्लीट कर दिया, इसको दिया था क्लास में करने के लिए, दैट वाज नंबर जी का 1 का 1, और मैंने बोला था कि हम इसको डिस्कस करेंगे क्लास में, तो ध्यान से कर देखना। हम लोग को दिया हुआ है 2 + √5 होल टू द पावर 5 को प्लस 2 - √5 होल टू द पावर 5 का रिजल्ट निकालेंगे, मतलब इसको ऐड करके क्या आएगा आंसर, वो हम लोगों को बोला गया निकालने के लिए। तो ध्यान देना, बहुत लोग क्या किया होगा, लिसन हियर, इसको अलग से पहले एक्सपैंड किया होगा, इसको भी एक्सपैंड किया होगा, एक्सपैंड करके बहुत सारा टर्म्स कट जाएगा, कटने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको सिंपलीफाई किया होगा। बट मैं मेरे हिसाब से इस मेथड, इस सम को इस तरीके से मत करो, मैं बता रहा हूं, ध्यान में एक बार कैसे करो। अगर तुम ध्यान से इन दोनों एक्सप्रेशन को देखो तो दोनों का पावर भी सेम है, बस डिफरेंस क्या है बताओ, तो यहाँ पे बीच में प्लस है, यहाँ पे बीच में माइनस है, तो हम क्या करेंगे, मैं 2 को यहाँ पे x अज्यूम कर दूंगा और √5 को मैं y अज्यूम कर दूंगा। इज दिस क्लियर? 2 को x और √5 को y। ओके, तो मैंने 2 को x अज्यूम कर लिया और √5 को y अज्यूम कर लिया, इससे क्या फायदा होता है, ये हो गया x + y होल टू द पावर 5, x - y होल टू द पावर 5। Now what you will do, expand one part, okay, कोई एक एक्सप्रेशन को एक्सपैंड करो, ठीक है, जैसे मान लो मैं x + y होल टू द पावर 5 को एक्सपैंड कर रहा हूं, थोड़ा नीचे लिख रहा हूं, तो ये हो जाएगा 5c1 सॉरी 0, यू नो दैट r का वैल्यू 0 से बिगिन होता है, x के पावर पे इन दोनों का डिफरेंस, y के पावर पे r का वैल्यू, ठीक है, 5c1 में डायरेक्ट लिख देता हूं बिकॉज़ ये तो क्लियर है आप सबका। Is this clear? ना इसको जैसे वैसे करते हैं, इसको सिंपलीफाई करने का जरूरत नहीं है। अब x - y होल टू द पावर 5 क्या होगा, यू नो दैट जो टर्म्स है वही आएगा, टर्म्स सेम आ जाएगा, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा दोनों में, जहां पे ऑड है वहां पे माइनस साइन आ जाएगा। और सीधा सीधा लिखना, मतलब ये टर्म को इसके नीचे लिखना, इस टर्म को इसके नीचे लिखना, इस टर्म को इसके नीचे, ठीक है, ऐसे इस चीज को मेंटेन करना थोड़ा। ओके, मार्क इट एज 1 एंड दिस एज 2। अब देखो हम दोनों को करना क्या है बताओ, तो इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना अगर है, adding equation 1 and 2, if I add both the equations, we have x + y whole to the power 5 plus x - y whole to the power 5 on the left hand side, and on the right hand side we have, देखो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, ध्यान देना दोनों इक्वेशंस को, तो जो प्लस जो तुम्हारा ऑड वाला r है, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, जो इवन वाला r है वो ऐड हो जाएगा, ऑड वाला कैंसिल हो जाएगा, इवन वाला ऐड हो जाएगा,
ठीक है, इसका मतलब जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे ट्वाइस इनटू 5c0 x to the power 5 because y to the power 0 is 1, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ जाएगा ट्वाइस इनटू 5c2 x cube y square, ये कैंसिल हो जाएगा। ऑलराइट, और ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखो इसमें जहां पे x दिख रहा है और जहां पे y दिख रहा है सिंपली 2 और √5 सब्स्टिट्यूट करना, जहां पे x है वहां पे 2 और जहां पे y है वहां पे √5, 5c0 is 1, you get 2 into 2 to the power 5, the value of 5c2 is how much, 10, at the place of x put 2, at the place of y put √3, 5c4 is 5, जहां पे x है वहां पे 2 और जहां पे y है वहां पे √3, 2 to the power 5 is how much, 32, clear, और 32 into 2 becomes how much, 64, ये हो गया 8 to the 16 into 10 is 160, √3 का whole square is 3, so it is 480 plus √3 whole to the power 5 is 9, 2 to the 4, 4 5 is 20, 29 का how much, 180, तीनों को ऐड कर देना, so 480 plus 180 plus 64, 624, now just match with your answer जो तुम लोग को मिला और ये जो आंसर है, ठीक है। सर वो √5 होगा। सॉरी ये y की जगह पे मैंने √3 लगा दी, √64, 8 to the 16, 160 into 5, 800, then we have 5 plus square 25, 25 5 is 5, 2 to the 4 5 is 20, 20 25 is 500, ठीक है, 1364। So what is the answer, check once, तुम लोग का लास्ट आंसर क्या था? Yes, हाँ सर यही है। ठीक है, ओके, 1364 is the answer, ओके। तो देखो इसमें फायदा क्या हुआ, इसलिए इसको x और इसको y लेके फायदा क्या हुआ, देखो मैं इसीलिए ये मेथड को प्रेफर करने के लिए बोलूंगा, क्योंकि यहाँ पे देखो कैलकुलेशन अननेसेसरी नहीं करना पड़ा, क्योंकि अगर मान लो तुम लोग इसको एक्सपैंड करता पहले x के जगह पे, देखो वो भी सही है, अगर तुम उसको उस तरीके से करोगे तो कोई 1 मार्क्स भी काटने वाला नहीं है, कोई भी 1 मार्क्स नहीं काटने वाला है, उतना ही मार्क्स मिलेगा जितना इसमें मिलेगा, इसमें रॉन्ग होने का चांसेस बहुत कम है, क्योंकि मैंने क्या किया, x के जगह पे 2, y के जगह पे √5 की जगह y ले लिया और एक्सपैंड करके इसमें कैलकुलेशन में दिमाग नहीं लगा, जो रिड्यूस करके रिजल्ट आया जैसे ये, इसमें मैंने कैलकुलेशन में दिमाग लगाया, ओके। सो दिस इज द आंसर, सो एवरीवन कॉपी इट अप। अब मैं g का नंबर 1 का 4 एक बार बता देता हूं, ठीक है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, लिसन इट, एक बार जिसको कॉपी करना है कॉपी कर सकते हैं। So next sum, see everyone see the next sum, that is question number 4, okay, g का 1 का 4 नंबर, लिसन इट एवरीवन, ये दोनों मैंने यहाँ पे प्लस दे दिए, दोनों में यहाँ बीच में प्लस है, एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा, वो गलती है, ठीक है। नाउ लिसन इट एवरीवन, इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे √2 है और यहाँ पे 1 है, इस सम में हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ √2 को हम लोग x ले लेंगे, इसका रीजन क्या है बताओ तो, बिकॉज हम लोग 1 को क्यों, हम लोग देखो 1 को क्या जरूरत है यहाँ पे y लेने का, इसका कारण क्या है, जैसे एक बार देखना, बिकॉज अगर हम 1 को 1 ही रहने देते हैं तो फिर क्या फायदा होगा, देखना एक बार, सी इससे क्या फायदा होगा, अगर हम इसको एक्सपैंड करते हैं, if I expand this we will get 6c0
x to the power 6। यहाँ पे यू नो दैट 1 के पावर पे कुछ भी क्या होता है, 1 का पावर में कुछ भी लिखो उसका आंसर 1 ही होता है। 1 के पावर पे हम कुछ भी लिखते हैं आंसर उसका 1 ही होगा, एंड 1 किसी भी चीज में मल्टीप्लाई करें इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई डोंट टेक 1 एज y। यहाँ पे सिर्फ √2 को x एज्यूम कर लो और उसके बाद एक्सपैंड कर लो, तो क्या होगा, सिंपल हो जाएगा, x to the power 5 6c2 x to the power 4 sorry 6c3 x to the power 3 6c4 x to the power 2 6c5 x to the power 1 6c6 x to the power 0 हो गया ना। तो फिर x minus 1 whole to the power 6 क्या होगा, जो टर्म है जैसे है वैसे रहने दो, बस यहाँ पे जो ऑड है वहां पे माइनस दे देना और जहां पे इवन है वहां पे प्लस दे देना। Take this as 1, this as 2। अब दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। अगर मान लो दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होता, सपोज ये दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना होता, तो फिर हम क्या करते हैं, ये सारा का साइन चेंज कर देते हैं। इसलिए तुम लोग देखा होगा क्लास 10 में जब तुम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन करता है तो जब दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना होता है तो हम लोग साइन चेंज करते हैं, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐड करना होता है तो हमको यहाँ पे साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये दोनों ऐड हो जाएगा एंड वी विल गेट x plus 1 whole to the power 6 plus x minus 1 whole to the power 6। इन दोनों को ऐड करना तो ये हो जाएगा 2 into 6 से 0 x to the power 6 कैंसिल हो जाएगा। सो यू ऑल नो दैट क्या कैंसिल होगा क्या ऐड होगा, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिखते जाता हूँ। Okay, the value of 6 is 0 is 1, 6c2 is how much, 15, and 15 into 2 becomes how much, 30। 6c4 का वैल्यू क्या होगा, वो भी 15 हो जाएगा एंड 15 2 जा 30, 6 से 6 1 हो जाएगा, x to the power 0 is 1। अब जहां पे x है वहां पे √2 रिप्लेस कर देना। And just do the calculation, you get the answer। जैसे √2 to the power 6 क्या होगा, √2 to the power 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 to the power half का whole to the power 6, and what is half into 6, it is 3, 2 to the power 3 is 8, 8 to just 16, ये हो गया 4 120 16 plus 2, just add and find out the result। okay, तो हम लोग इस तरह से हम लोग सबको करेंगे, ये ज्यादा क्या होगा, सिंपल हो जाएगा। ओके सर हम लोग इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, इवन सारा मतलब r का वैल्यू इवन लेकर सारा एक साथ ही सेकंड स्टेप से। मतलब तुम तो बोल रहे हो इसमें कि सारा सर इसमें सारा मतलब- खाली r का वैल्यू इवन ही सेलेक्ट होता है हर टाइम, तो मतलब ये उसमें वाला हम लोग लाइन डायरेक्टली अगर हाँ सर अगर प्लस होता है तो हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं। और भी छोटा मेथड है, मतलब और छोटा मेथड क्या है वो हम बताएंगे नीचे के, वो डायरेक्ट कर सकते हो तुम, इससे भी छोटा मेथड है, लेकिन ये ज्यादा मतलब स्टैंडर्ड मेथड है और सबको जनरली ये यूज होता है हर जगह, तो ये वाला अगर मेथड से करो तो ठीक रहेगा। और भी कोई सिंपलेस्ट मेथड मतलब तुम्हारे दिमाग में और कोई सिंपलीफाई करने का तरीका है, यू कैन गो फॉर दैट मूवमेंट। ओके, कोई दिक्कत नहीं। सो हाउ टू डू दीज सम्स, ओके बताओ तो एक बार मुझे आइडिया देने एक बार, ये सब सम्स कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर जी का नंबर ये वाला, ये 999 होल टू द पावर 4, 101 होल टू द पावर 4, ये सब कैसे करना है बताओ तो। यूजिंग बाइनोमियल, नॉट यूजिंग कैलकुलेटर, मेक श्योर एवरीवन। कैसे करना है ये सब सम्स को, हाउ टू आई मीन सॉल्व 999 होल टू द पावर 4 यूजिंग बाइनोमियल।
Sir, 1000 minus 1. Yes, you have to take this, write this as 1000 minus 1 whole to the power 4 and expand. Okay, इसको क्या लिखना है? 100 plus 1. बताओ तो ये वाले सम को कैसे करना है? ये वाला सम. Sir, 1 plus 0.01. यस एग्जैक्टली 1 plus 0.1 होल टू द पावर 5 लिख के एक्सपैंड कर देना, और ये 100 minus 4 लिख के एक्सपैंड कर देना. ठीक है ना? ये वाला सम एक बार देखना. ये 2 का जो नंबर 1 है और 2 है, ये बहुत बढ़िया सम है. मैं एक बता देता हूँ, तुम लोग दूसरा करना खुद से. ओके, लिसन. जी का नंबर 2 का 1. So the question is 1.1 whole to the power 10,000. Okay, okay 10,000, और दूसरा नंबर है 1000. तो बोला जाएगा कि which one is larger, explain. Clear or not? हम लोग को यहाँ पे इंडिकेट करना है कि कौन सा नंबर लार्जर है. ओके, तो ध्यान से एक बार नोट करना सबको कि कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि दोनों में से कौन सा नंबर लार्जर है. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड योर. इसमें एक चीज तो क्लियर है कि ये वाले नंबर को कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि इसका पावर भी कुछ नहीं है. तो ये जैसा है वैसे रहने दो. सॉल्व इसी को करना है. तो कैसे करेंगे, ध्यान देना. नाउ वी हैव 1.1 whole to the power 10,000. All right, we can write this as 1 plus 0.1 whole to the power 10,000. Now ये मत सोचना तुम लोग, देखो तुम लोग को पता है कि पावर जितना भी होता है उससे एक ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स होता है एक्सपेंशन के बाद. आई रिपीट, पावर 10,000 है तो एक्सपेंशन के बाद कितना टर्म्स आएगा? 10,001. तो थोड़ी ना हम लोग 10,001 टर्म्स लिख के पूरा एक्सपैंड करके और ऐड करके चेक करेंगे कि कौन सा नंबर ग्रेटर है. ये तरीका से तो कभी सब कर ही नहीं पाओगे. इट इज नॉट पॉसिबल ओनली. एंड यस, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर यू कैन जस्ट डू इट दिस इन अ लाइन, बट वी आर नॉट गोइंग टू यूज कैलकुलेटर. एग्जाम में थोड़ी ना ऐसे बस लिखा रहेगा व्हिच वन इज ग्रेटर. वहां लिखा रहेगा बगल में यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम डिटरमाइन इंडिकेट व्हिच नंबर इज ग्रेटर. ये मेंशन होगा जरूर. तो हम लोग क्या करेंगे देखना है. लेट अस एक्सपैंड. ना एक्सपेंशन में हम लोग क्या करेंगे देखना. सबसे पहले 10,000 C0 पहला टर्म लिखने का जरूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि पहला टर्म 1 है, तो 1 के पावर पे इन दोनों का डिफरेंस कोई भी बार कितने बार भी हम लिखें, मतलब सेकंड टर्म में या फिर थर्ड टर्म में, 1 के पावर पे कुछ भी 1 ही होता है. और 1 को हम किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करें, उसका आइडेंटिटी मतलब उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है. तो मैं 1 नहीं लिखूंगा. 0.1 whole to the power 0. All right, plus 10,000 C1 0.1 whole to the power 1. एक चीज तुमको नोट करना है, हम लोग को यही तो प्रूव करना है ना कि ये नंबर लार्जर है या ये नंबर लार्जर है. अब सुनना एक बार, एक चीज तो क्लियर है कि जब भी हम लोग एक्सपैंड करते हैं, एक्सपेंशन में एक चीज नोट करना, जो पहला टर्म होता है वो हमेशा x टू द पावर n आता है और लास्ट टर्म y टू द पावर n आता है. नोट करना है एक्सपेंशन में. नोट करना तुम लोग, x plus y होल टू द पावर n को अगर हम एक्सपैंड करें तो पहला टर्म देख लो एक बार, y टू द पावर 0 is 1, nc0 is 1. देखो ये मिलेगा. और लास्ट टर्म क्या मिलेगा? y टू द पावर n. नाउ यहां से एक चीज तो क्लियर हो गया कि पहला टर्म में यहां पे 1 आएगा और लास्ट टर्म में तुम्हारा 0.1 टू द पावर 10,000 है. ओके, अब एक बात बताओ, 0.1 टू द पावर 10,000, क्लियर है ना एवरीवन? तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0.1 टू द पावर 10,000? यस, मतलब बहुत छोटा, मतलब 0.0000 इस तरह का कुछ नंबर्स आएगा. तो हम लोग लास्ट वाले टर्म को हम यहाँ प्रायोरिटी नहीं देंगे, क्योंकि उससे हमको कोई मतलब ज्यादा फायदा मतलब फर्क नहीं समझ में आएगा कि कौन सा नंबर बड़ा है. तो हम लोग क्या करेंगे देखना है. एक और चीज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ nc1? कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ nc1? इट इज n. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहला टर्म हमने निकाला, सेकंड टर्म हमने लिखा, लेट अस राइट थर्ड टर्म आल्सो.
and then we will not write the terms. Okay, just as in let's draw the dot. What is the value of 10,000 C0? It is 1. Anything to the power 0 is 1. हमको पता है कि यहीं पे 10,000 1000 मिल गया. देखो कैसे 10,000 C1 is what? 10,000. What is 10,000 multiplied with 0.1? आगे हमको सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है. What is the value of 10,000 into 0.1? It is 1,000. Clear? What is 1,000 plus 1? It is 1,001. तो बताना एक बार, हम लोग ने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसका सिर्फ अगर देखा जाए तो दो टर्म को ही देख करके, दो टर्म को ही ऐड करके इसका आंसर 1001 आ गया, जो कि इससे तो बड़ा ही है ना. इज इट क्लियर और नॉट? 1.1 होल टू द पावर 10,000 को जब मैंने एक्सपैंड किया तो इसका सिर्फ पहला दो टर्म एक्सपैंड करके क्या मिल रहा है बताओ तो 1001, जो कि इससे बड़ा है. तो अगर हम इसमें कुछ भी ऐड करें वो वैसा क्यों ना हो, 0.00001 ही क्यों ना हो, अगर हम ये भी ऐड करें तो 1001 से बड़ा ही होगा. तो ऑब्वियसली ये जो वैल्यू है किससे बड़ा है, 1000 से बड़ा है कि नहीं. सो हम क्या लिख सकते हैं, इज ग्रेटर देन 1000. सो व्हिच इज ग्रेटर, देयरफॉर 1.1 whole to the power 10,000 is greater than 10,000. ये लोग निकाल इंडिकेट करना था कि कौन सा बड़ा है. सो आई होप इट इज क्लियर एवरीवन. तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ जो है इसका एक्सपेंशन का पहला टर्म और सेकंड टर्म ही लिखा, थर्ड टर्म का भी जरूरत नहीं है, ये भी लिखने का जरूरत नहीं है. प्लस डॉट 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 लगा खत्म, प्लस डॉट डॉट डॉट. तो अगर हमने देखा कि पहला दो टर्म को ऐड करके इसका आंसर 1001 आ गया, इसका मतलब अगर हम आगे इसको और सॉल्व करेंगे, जितना टर्म्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे लिख करके, तो उसका वैल्यू ऐड होकर के 1001 से बड़ा ही आएगा. सो ऑब्वियसली दिस इज ग्रेटर देन 1000, आई मीन ग्रेटर देन 1000. सॉरी, ओके. तो ये हम लोग को यहाँ पे मतलब इंडिकेट करना है. सो इसके बाद सब कोई, इसके सम के बाद सम नंबर 2 का 2 एक बार करना था. और अगर इसमें कोई डाउट लगा तो तुम पूछ सकते हो. So you are given 9 to the power n plus 1 minus 8n minus 9, और हम लोग को शो करना है कि क्या ये 64 से डिविजिबल है या नहीं, ये हम लोग को शो करना है. Where n belongs to positive integer, n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर. तो ध्यान देने का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे देखना एक बार, 9 टू द पावर n प्लस 1 को 9 टू द पावर n into 9 to the power 1 लिखेंगे. I'll just stop once, just एक मिनट है एक बार. Now see everyone, so I just come to this sum once again. ये सम में वापस इसको स्टार्ट करते हैं. So we have 9 to the power n plus 1 minus 8n minus 9, और हमको शो करना है कि क्या ये 64 से डिविजिबल है या नहीं. ओके, तो 64 का मतलब क्या होता है देखना एक बार. अगर हम ध्यान से देखें तो 64 का मतलब 8 स्क्वायर होता है. 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64. वैसे तो देखा जाए तो 4 टू द पावर 3 भी 64 होता है, बिकॉज़ 4 क्यूब कितना होता है, 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64. या अगर हम देखें तो 2 टू द पावर 6 भी 64 होता है. ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि तीनों में से कौन सा हम लोग चूज करके इस सब को सॉल्व करेंगे. लेट अस सी, मतलब बेस 4 रखेंगे, 8 रख के सॉल्व करेंगे या 2 रख के सॉल्व करेंगे. ध्यान दें. तो पहले मैंने क्या किया, इसके पावर में तो कुछ है नहीं, 9 के पावर में भी कुछ है नहीं, यहाँ पे 9 टू द पावर n plus 1 है, तो हम इसको लेके हम सॉल्व करेंगे. ध्यान दें. सो यू नो दैट व्हेन बेस इज सेम पावर गेट्स एडेड, तो पावर एडिशन फॉर्म में, तो मैंने इस फॉर्म में स्प्लिट कर दिया. अब बताओ तुम लोग मुझे 9 टू द पावर n को हम किस फॉर्म में लिखेंगे, बेस कैसा, मतलब इसको किस हिसाब से तोड़ेंगे.
8 के टर्म्स में तोड़ेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, या 4 के टर्म्स में या 2 के टर्म्स में, बताओ तो एक बार। मतलब हम 8 9 को स्प्लिट करने वाले हैं दो टर्म्स में, तो बताओ तो एक बार 9 को अगर हम दो टर्म में स्प्लिट करेंगे तो ज्यादा बेटर कौन सा होगा, 8 में स्प्लिट करना, 4 में या 2 में, बताओ। I'm saying I'm going to break 9 as a sum of two terms or difference of two terms. So tell me whether I should write 10 minus 1 or 7 plus 2, 8 plus 1, 4 plus 5, which one? Tell me. ये पूछ रहा हूँ तुमसे, बताओ कौन सा Sir, बेटर? 10 minus 1. 8 plus 1. 8+1. See, 8 plus 1 is better choice, जिससे हम लोग का ये सम इजीली सॉल्व हो पाएगा। मैं रीजन बता रहा हूँ तुमको क्यों। बिकॉज अगर हम 10 minus 1 लिखेंगे तो सारे टर्म्स में 10 to the power समथिंग आ जाएगा। 7 plus 2 तो लिखेंगे नहीं, बिकॉज किसी में 7 आएगा, सारे टर्म में 7 और 2 का प्रोडक्ट फॉर्म में आएगा। 8 plus 1 लिखने से क्या फायदा है, सारे टर्म्स 8 का पावर में आ जाएंगे। और अगर हम ध्यान से नोट करें तो 64 is either expressed in terms of 8 square or 4 cube or 2 to the power 6. Out of all these three, I think 8 square, okay, 8 square को दिमाग में रख करके सम को सॉल्व करना ज्यादा बेटर होगा, और 9 को 8 plus 1 लिख के रिप्रेजेंट करना ज्यादा बेटर होगा। समझ में आया तो बात? तो इसीलिए हम क्या करेंगे, 9 को यहाँ पे 8 plus 1 लिख के हम सॉल्व करेंगे। ओके, एक और चीज ध्यान देना, दूसरा चीज, तुमको पता है कि जब हम लोग x plus y होल टू द पावर n को एक्सपैंड करते हैं, ठीक है, ध्यान से नोट करना, तो सेकंड टर्म का पावर किस फॉर्म में जाता है और फर्स्ट टर्म का पावर किस फॉर्म में जाता है, बताओ तो एक बार। यस, टेल मी। द पावर ऑफ x goes in a particular order and the power of y also goes in a particular order. Can you tell me which order is that? Sir, X descending or Y ascending? वेरी गुड, वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। जो पहला टर्म है उसका पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में जाता है और सेकंड टर्म का पावर असेंडिंग ऑर्डर में जाता है। तो मैं क्या करूंगा, देखना यहाँ पे, इसका हम क्या करेंगे, 8 plus 1 ना लिख करके नेक्स्ट स्टेप में 1 plus 8 लिख देंगे। दोनों एक ही चीज है, बट बता रहे हैं क्यों ये ज्यादा बेटर है, हम बता रहे थे, समझ में आ जाएगा लिखने को। थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, बट समझ में आ जाएगा, नहीं पहले नहीं दिया। अब पहले मैं एक्सपैंड कर देता हूं, ध्यान देना, लेट अस एक्सपैंड। x plus y होल टू द पावर n को लेके एक्सपैंड करेंगे तो क्या होगा, आंसर विल बी nc0 8 टू द पावर 0 प्लस nc1 8 टू द पावर 1। और यहाँ पे मुझे 1 लिखना नहीं पड़ रहा है, क्या रीजन क्या है, बिकॉज अगर हम यहाँ पे 1 लिखते भी हैं, दैट इज nc0 1 टू द पावर n 8 टू द पावर 0, nc1 1 to the power n minus 1 8 to the power 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज 1 के पावर पे कुछ भी क्या होता है 1 के पावर पे कुछ भी क्या होता है 1 को मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करेंगे उसका आइडेंटिटी नहीं बदलेगा, मतलब वैल्यू नहीं बदलेगा, तो हमको 1 लिखने का जरूरत नहीं है। प्लस प्लस डॉट 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 प्लस, लास्ट में हम लोग दो टर्म लिखेंगे, ओके, लास्ट में दो टर्म लिखेंगे। ओके, अब ध्यान रखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ nc0, या ये वाला टर्म लिखने का जरूरत भी नहीं है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, दो टर्म जरूरत नहीं है, बस एक टर्म लिखने से भी हो जाएगा, ncm 8 टू द पावर। नाउ सी एवरीवन लिसन हियर, अब हमको ध्यान से ये चीज नोट करना पड़ेगा, हमको ये शो करना है कि क्या ये 64 से डिविजिबल है या नहीं। अगर हमको शो करना है कि ये 64 से डिविजिबल है या नहीं, और अगर हम ये शो करते हैं कि सारे नंबर्स इस पूरे एक्सप्रेशन में 8 स्क्वायर कॉमन मल्टीपल है, मतलब अगर हम ये शो करते हैं कि इस पूरे एक्सप्रेशन में 8 स्क्वायर कॉमन है, ठीक है, फैक्टर इस एक्सप्रेशन का, इसका मतलब ये 64 से डिविजिबल है। जैसे मान लो अगर हमको ये शो करना हो कि 2 into x plus 6 into y is divisible by 2 or not, तो हमको क्या शो करना है कि क्या इसमें 2 कॉमन है या नहीं। अगर इसमें 2 कॉमन है मतलब ये 2 से डिविजिबल है। एग्जैक्टली सेम वे अगर हमको शो करना है कि क्या ये 64 से डिविजिबल है या नहीं, तो हमको क्या शो करना है कि क्या इस पूरा एक्सप्रेशन में 64 कॉमन है या नहीं। एंड 64 का मतलब क्या होता है 8 स्क्वायर। सो लिसन हियर एवरीवन,
इसमें अगर ध्यान से नोट करो तो पहला और दूसरा टर्म को छोड़ के सारा में 64 है। क्या मैं सही बोल रहा हूं या नहीं? क्या ये क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? देखो पहला टर्म और दूसरा टर्म छोड़ करके इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में सारा टर्म्स में 8 स्क्वायर है। इज दिस ट्रू और फॉल्स? ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन। मैं क्या बोल रहा हूं? देखो ये ट्रू कैसे है, सुनना एक बार। क्योंकि हमको पता है कि जो सेकंड टर्म होता है, सेकंड टर्म उसका पावर असेंडिंग ऑर्डर में जाता है। किस ऑर्डर में जाता है? असेंडिंग ऑर्डर में। तो अगर यहाँ पे पहला, दूसरा और तीसरा टर्म में अगर 8 स्क्वायर आ गया है, इसका मतलब इसके बाद वाले टर्म में 8 का पावर 2 से बड़ा होगा या छोटा होगा? बताओ एक बार। बड़ा होगा, ठीक है। तो अगर यहां तक में अगर 8 स्क्वायर आ गया थर्ड टर्म में, तो ऑब्वियसली उसके आगे 8 का हायर पावर ही तो मिलेगा 2 से, मतलब 8 क्यूब मिलेगा। इसके बाद क्या मिलेगा? 8 टू द पावर 4। उसके बाद क्या मिलेगा? 8 टू द पावर 5। उसके बाद क्या मिलेगा? 8 टू द पावर 6। सो दैट्स व्हाई हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पहला, दूसरा और दूसरा में हमको 8 स्क्वायर कॉमन नहीं दिख रहा है, लेकिन तीसरा में 8 स्क्वायर है, फोर्थ में 8 स्क्वायर कॉमन है, लास्ट वाले में भी 8 स्क्वायर होगा। इज दिस क्लियर? तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको, मतलब यहां से हम लोग कुछ इसको टच भी नहीं करेंगे, जैसा है वैसे रहने देंगे। प्रॉब्लम पहला दो टर्म को लेके है, तो इसको हम सिंपलीफाई करेंगे। तो ध्यान देना, हाउ टू सिंपलीफाई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ NC0? इट इज 1। एनीथिंग टू द पावर 0 इज व्हाट? 1। तो ये हो गया 1। द वैल्यू ऑफ NC1 इज n। यू नो व्हाई? क्योंकि मान लो 7C 1 है, तो 7 डिवाइडेड बाय 1 होता है। 1 है तो सिर्फ एक, उसका एक फैक्टर और नीचे 1 आ जाएगा। तो NC1 का वैल्यू n आ जाएगा, इंटू 8 कितना हो जाएगा? 8 है। और मैंने इसके बाद क्या क्यों बोला कि इसको टच भी मत करना, जैसा है वैसे रहने दो, क्योंकि सारा में मुझे क्लियरली 8 स्क्वायर दिख रहा है। अब 9 को सारा टर्म से मल्टीप्लाई करना, तो ये हो जाएगा 9 1 जा 9, 9 8 जा 72। मल्टीप्लाई करना, लेकिन सॉल्व मत करना, मतलब रिजल्ट प्रोडक्ट करके जो रिजल्ट आएगा वो मत लिखना, ऐसे लिख देना बस। क्योंकि हमको ये शो करना है कि सब में 8 स्क्वायर कॉमन है। ओके, हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये 9 और ये लास्ट वाला टर्म कैंसिल हो गया। देखिए 72n माइनस 8n कितना हो जाएगा? 64। ओके, नाउ वी आर फाइंडिंग दैट, जो देखो प्रॉब्लम कहां था, अगर ध्यान से नोट करो तो पहला और दूसरा टर्म बाइनोमियल एक्सपेंशन था, और इसमें प्रॉब्लम था। तो ये 2 और 2 चार टर्म्स को सिंपलीफाई करके देखो, ये क्या मिलेगा बताओ? 64 है। बाकी में तो 8 स्क्वायर कॉमन था ही, बस ये 2 और 2 4 में तो नहीं था। तो ये चार टर्म्स को सिंपलीफाई करके क्या हुआ कि पहले तो 9 कैंसिल हो गए और ये सिंपलीफाई होकर 64 आ गया। इसका मतलब सब में 8 स्क्वायर कॉमन है कि नहीं? देखो यहां से अगर 8 स्क्वायर कॉमन है दैट इज 64, तो यहां n बच जाएगा। यहां पे बच जाएगा 9 NC2, यहां 9 NC3 8 बच जाएगा। कोई बता सकता है यहां पे क्या बचेगा? 64। यहां पे क्या बचेगा? यहां Say 8 to the power n minus 2. वेरी गुड है, 8 टू द पावर n minus 2, बिकॉज मैंने ये पहले भी कहीं बताया है कि जैसे अगर मान लो हम लोग सपोज x टू द पावर 5 है और यहाँ पे x टू द पावर 7 है, अगर दोनों में से हम लोग x स्क्वायर कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? 3। यहाँ पे क्या बच जाएगा? 5। कैसे? 5 minus 2 3, 7 minus 2 5। तो वैसे अगर मान लो हम लोग ये सारा टर्म्स में से 8 स्क्वायर कॉमन ले लें, तो यहाँ तो 8 स्क्वायर मतलब 64 बाहर आ गया, n बचा, 64 बाहर आ गया तो ये बचा। यहाँ से 68 स्क्वायर कॉमन चला गया तो 3 minus 2 1, यहाँ पे n minus 2। ना यहाँ से एक चीज क्लियर क्या होता है कि देखो यहाँ पे ध्यान से देखना एक बार, पहला बात कि क्यों हम लोगों ने 9 टू द पावर n को 8 plus 1 लिखा, क्यों 8 के टर्म्स में लिखा? बिकॉज हम लोग को क्या प्रूव करना था? 64 से डिविजिबल है नहीं। 64 मतलब 8 स्क्वायर, मतलब हम लोग को क्या ऑब्जेक्टिव था दिमाग में कि अगर हम इसको 8 plus 1 के फॉर्म में लिख लें और पूरा शो कर दे कि पूरा एक्सप्रेशन दे 8 स्क्वायर कॉमन है, तो हमारा पूरा काम सॉल्व हो जाएगा। दूसरा पॉइंट,
क्यों हम लोगों ने 8 + 1 लिख के नहीं सॉल्व किया, क्यों उसको 1 + 8 लिखा? बिकॉज इसका कारण ये है, हमको पता है कि सेकंड टर्म अगर असेंडिंग ऑर्डर में जाता है और तीसरा टर्म में अगर 8² मिल गया, तो ये मतलब ये चीज को प्रूव करना ज्यादा इजी हो गया कि अगर तीसरा टर्म में 8² आ गया और सेकंड टर्म अगर डिसेंड असेंडिंग ऑर्डर में जाता है, तो ऑब्वियसली इसके बाद 8³ आएगा ही। बात को ध्यान से समझना, सेकंड टर्म असेंडिंग पावर में जाता है, बड़ा छोटा से बड़ा। तो अगर तीसरे टर्म में 8² आ गया, तो ऑब्वियसली उसके बाद वाले में 8³ उसके बाद वाले में 8⁴ होगा ही। लेकिन वही अगर आप फर्स्ट टर्म बना के करते सॉल्व एक्सपैंड, तो क्या होता है, थोड़ा सा इस चीज को एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है, एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है, समझ में आया तो बात? इसीलिए मैंने क्या किया, 1 + 8 लेके एक्सपैंड किया, जिसमें हम क्या देख रहे थे कि पहला और दूसरा टर्म में प्रॉब्लम था, यहां से प्रॉब्लम नहीं था, और ये वाला जो ब्रैकेट के बाहर था, इस वाले टर्म का में प्रॉब्लम था। तो मैंने क्या किया, इसको सिंपलीफाई कर दिया और ये जैसा है वैसे रख दिया। सिंपलीफाई करके 9 मल्टीप्लाई किया एंड वी फाउंड दैट कि दो टर्म को और लास्ट वाले दो टर्म को सिंपलीफाई करने से 64 एन आता है। एंड क्लियरली अब यहां से तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, ये स्क्वायर सब में कॉमन था ही। अब ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, 64 एन आ गई, तो सब में से ये स्क्वायर कॉमन ले लिया एंड एज इट इज अ मल्टीपल ऑफ is clearly a multiple of 64, clearly a multiple of 64, so is divisible by 64. ये हम लोग को प्रूव करना है। ओके, सो एवरीवन कॉपी डाउन।